नमस्कार दोस्तों, 20 अगस्त 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज देखते हैं। सद्भावना दिवस 2021 हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसको बोला जाता है सद्भावना दिवस, हार्मोनी डे। क्या ऑब्जेक्टिव है हार्मोनी डे का? टू इनकरेज नेशनल इंटीग्रेशन, पीस, अफेक्शन एंड कम्युनल हार्मनी। देश के जितने भी रिलीजन हैं, रीजन्स हैं, इन सब के बीच में कम्युनल हार्मनी, पीस, नेशनल इंटीग्रेशन के मैसेज को फैलाना। और इस मैसेज को राजीव गांधी जी ने भी फैलाने की कोशिश की थी, इसलिए आज के दिन को सद्भावना दिवस कहा जाता है। सद्भावना को इंग्लिश में बोला जाता है गुडविल एंड बोनाफाइड। राजीव गांधी जी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। 40 साल की उम्र पर ही प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। पायलट थे। इनकी माता जी का जब देहांत हुआ, असैसिनेशन हुआ, तब इनको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बुलाया गया। इनके साथ साथ कांग्रेस के एक और बड़े दिग्गज नेता थे, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के लिए भी चल रहा था कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन चूंकि ओवरऑल ये राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बेटे थे, इसलिए इनको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। राजीव गांधी जी की बात की जाए तो डेवलप्ड नेशन का विजन था इनके अंदर। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इन्होंने इंप्लीमेंट किया। इसीलिए सद्भावना दिवस की जो मेन थीम होती है वो नेशनल इंटीग्रेशन और कम्युनल हार्मोनी पे है। कांग्रेस की जो इमेज खराब हो गई थी ना ओवरऑल 1975 के समय पे, इस इमेज को भी काफी हद तक यहाँ पे राजीव गांधी जी ने सुधारा था। राजीव गांधी जी की बात की जाए तो उन्होंने देश के डेवलपमेंट में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ये लाई गई थी राजीव गांधी जी के द्वारा। अभी जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी तो हम उसका 1986 के साथ कंपैरिजन कर रहे थे। तो जो 1986 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, हायर एजुकेशन प्रोग्राम को मॉडर्नाइज करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, इसको कौन लेके आया था? राजीव गांधी लेके आए थे। फिर जो जवाहर नवोदय विद्यालय सिस्टम 1986 में शुरू किया गया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ताकि जो रूरल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बच्चे हैं वो फ्री रेजिडेंशियल एजुकेशन ले सके 6वीं से लेकर 12वीं क्लास के लिए। इसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय सिस्टम चलाया गया 1986 में राजीव गांधी के द्वारा। MTNL को 1986 में राजीव गांधी जी ने एस्टैब्लिश किया था। और ये जो पीसीओ का कंसेप्ट शुरू हुआ था ना, पब्लिक कॉल ऑफिस का, आजकल तो पीसीओ नॉन एग्जिस्टेंट है। पहले अगर आपको एसटीडी कॉल करनी होती थी तो पीसीओ जाया जाता था। मुझे याद है मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता था तो बाहर की तरफ एक पीसीओ हुआ करता था। फोन वगैरह शुरुआत में नहीं हुआ करते थे। 2003 2002 के लगभग या 2001 के लगभग आपका ये फोन का फैशन आया था। वैसे तो फोन बहुत पहले से थे, लेकिन एक बड़ा सा फोन आता था, ठीक है ना। आजकल तो बिल्कुल सिम ट्रिम स्मार्टफोन आने लगे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल 2002 2003 के समय पे बड़े बड़े एकदम कह सकते हैं ना कि हथौड़े जैसे फोन आया करते थे। और वो भी होता था तो लोगों को लगता था अरे भाई क्या भोकाल है। और इनकमिंग कॉल का भी पैसा लिया जाता था 4 या 5 रुपए प्रति मिनट। आउटगोइंग की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो पब्लिक कॉल ऑफिस का कंसेप्ट भी उस समय पे राजीव गांधी जी ने ही इस्टेब्लिश किया था। फिर लाइसेंस राज को थोड़ा रिलैक्स किया था राजीव गांधी ने। बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को थोड़ी ज्यादा राइट्स दिए थे ताकि वो गुड्स को परचेज कर सके, कैपिटल परचेज कर सके, इंपोर्ट कर सके बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। और वोटिंग राइट्स को 18 से बढ़ा के 21 से कम करके 18 किया गया वोटिंग राइट्स। पहले अगर आपको वोट डालना तो आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए थी, अब इसको 18 साल किया गया। 1988 में किया गया था। मेरा आपसे एक सवाल है, कौन से संशोधन के थ्रू ये किया गया? कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1988 में जो 21 साल की वोटिंग एज थी उसको 18 साल किया गया? उस संशोधन का नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर पंचायती राज को भी शुरुआत में बहुत पास करवाने की कोशिश की राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हो गया श्री पेरुम्बुदूर 1991 में। उस असैसिनेशन की कहानी भी मैंने अपने चैनल पर कवर की है, राजीव गांधी असैसिनेशन, आप मेरे नाम से सर्च मार सकते हैं। 1991 में इनका असैसिनेशन हो गया और 1992 में आए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। ये जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज को ताकत देते हैं ना, इनको ताकत देने के लिए राजीव गांधी ने बहुत लंबे समय से कोशिश की है। अपने टेन्योर के दौरान भी एक बिल पास करके राजीव गांधी ने कोशिश की थी रूरल और अर्बन लोकल बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। इनकी मृत्यु के जस्ट 1 साल बाद ये चीजें हो गई थी, ये देख नहीं पाए अपनी लाइफ टाइम में उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज होते हुए। फिर यूथ पावर को स्ट्रांगली इंकरेज करना, कंट्री का डेवलपमेंट करना, यूथ को अवेयर करना। जवाहर रोजगार योजना चलाई गई यूथ को जॉब देने के लिए। जनरल स्टडीज पेपर 1 जनरल अवेयरनेस में ये न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। ज्वाइन बटन डेफिनेटली दबाए दोस्तों, अगर आप दबा सकते हैं तो इट डेफिनेटली हेल्प्स मी अलॉट। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए। और जो भी मैं करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स अपलोड करता हूँ अपने वेबसाइट पे, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया है।
उन्होंने सीबीआई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हुए थे, इन इलेक्शंस के पास जो भी वायलेंस हुआ है, जो हीनियस क्राइम्स हैं जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो इस प्रकार के सीरियस क्राइम्स की जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो कौन करेगा? वो करेगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसके अलावा जो बाकी केसेस कंस्टिट्यूट किए गए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में वेस्ट बंगाल कर्नल के 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर होंगे। अब ओवरऑल अगर आप देखो तो आप बोलोगे 2 अलग अलग टीमें बनाई जा रही हैं, तो अगर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है तो ये रेप और मर्डर वाले केस भी इसको दिए जा सकते थे, लेकिन वो नहीं दिए गए, क्योंकि इस समय पे जो वेस्ट बंगाल की सरकार है तृणमूल कांग्रेस, उनके अंदर पुलिस काम करती है, और तृणमूल कांग्रेस की सरकार के ऊपर ही ये इल्जाम लगाया कि पूरा का पूरा पोस्ट पोल वायलेंस इन्होंने करवाया है। तो अगर मर्डर और रेप जैसे चार्जेस की भी इंक्वायरी यही करेंगे तो इंक्वायरी में कुछ निकलेगा नहीं, ऐसा बीजेपी बोलती है। इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला है कि भाई मर्डर और रेप जैसे हीनियर क्राइम्स की जो इंक्वायरी है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेगा, सीबीआई करेगा। और ये किसने बोला है? 5 जज बेंच बोला है कलकत्ता हाईकोर्ट की। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बोला था कि आप एक कमेटी सेटअप करिए। इस कमेटी का काम होगा ये बताना कि भाई ओवरऑल इस मैटर में क्या किया जाए, पोस्ट पोल वायलेंस वाले मैटर में। तो एनएचआरसी ने अपनी एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी के आधार पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इस पोस्ट पोल वायलेंस में जो सीरियस क्राइम्स हुए, रेप और मर्डर, इनके लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो यहां पे सीधी सीधी बात है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने रेप और मर्डर जैसे हीनियर क्राइम्स के लिए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को ऑथराइजेशन दे दिया है। और ये जो 3 मेंबर्स की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई ना, 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स वेस्ट बंगाल कैडर की, ये कैसा काम कर रही है, इनके काम में कितनी प्रोग्रेस है, इन सब चीजों को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड ऑनरेबल जज को अपॉइंट किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, उन जज से पहले पूछा जाएगा कि क्या आप ये टास्क लेना चाहते हैं। अगर कोई रिटायर्ड जज ऑफ अ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस टास्क को लेना चाहता है, इस एसआईटी की प्रोग्रेस को देखने के लिए, तो डेफिनेटली ये काम दिया जा सकता है। ठीक है भाई। फिर इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया कि जो स्टेट्स हैं वो जिनके साथ भी यहाँ पे गलत हुआ है पोस्ट पोल वायलेंस में, इनको तुरंत कंपनसेशन दें राज्य की सरकार की पॉलिसी के हिसाब से। और सीबीआई और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से बोला गया है कि आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट्स को 6 हफ्तों के अंदर सबमिट करें। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात बोली जाए तो इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, 12 अक्टूबर 1993 को उसको बनाया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है भाई। ये वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स की हमारे देश में। यहाँ पे लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं भारतीय संविधान में, उनको प्रोटेक्ट करना, इंटरनेशनल कोविनेंट्स में जो भी राइट्स वगैरह लिखे हुए हैं उनको हमारे कोर्ट्स में इन्फोर्स करना, ये सब काम है आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। इसके चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है, इसके मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। लेकिन मेंबर्स के अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन कौन करता है, तो एक हाई पावर्ड कमेटी रिकमेंड करती है जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। आपसे एक सवाल है, एनएचआरसी में मेंबर्स और चेयरमैन के रिकमेंडेशन के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसके मेंबर कौन कौन होते हैं? ओके, जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये न्यूज आपको काम आएगी। तीसरी न्यूज, रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, RIIN। देखिए, जो आपकी नागालैंड की सरकार है, नागालैंड की सरकार ने 29 जून 2019 को एक डिक्लेरेशन रिलीज किया था, और उस डिक्लेरेशन के तहत नागालैंड की सरकार ने बोला था कि हम एक रजिस्टर बनाएंगे और उसमें अपडेट करेंगे रजिस्टर ऑफ द इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। रजिस्टर ऑफ द इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड क्या है? एक ऐसी लिस्ट है जिस लिस्ट के अंदर लिखा रहेगा कि नागालैंड के नेटिव इंडिजीनियस लोग कौन है और कौन नॉन नेटिव लोग हैं। अभी के समय पे नागालैंड में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो नागालैंड के लोगों को ये परेशानी है कि जो नागालैंड स्टेट है ये हमारा है, यहाँ पे बाहर वालों को आने की परमिशन नहीं है, रहने की परमिशन नहीं, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की परमिशन नहीं है। तो अगर आपको ये नियम कानून लागू करने हैं तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नागालैंड का एक्चुअल परमानेंट रेजिडेंट है कौन, कौन वहां का नेटिव सिटीजन है। क्योंकि देखिए, सारे नागाज भी यहाँ पे, मान लीजिए म्यांमार की तरफ से कोई नागा आ गया हो तो उसको इंडिजीनियस नहीं माना जाएगा नागालैंड का। तो इसीलिए यहाँ पे जरूरी है कि रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड तैयार किया जाए, जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि करेक्टली कौन नागालैंड का निवासी है, नेटिव निवासी। अब जब ये अनाउंसमेंट यहाँ पे आया तो इसको नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स के साथ कंपेयर किया जाने लगा। जिस प्रकार से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स आसाम में कुछ लोगों के नाम को इंक्लूड किया गया और कुछ लोगों को बोल दिया गया है कि ये भाई हमारे देश के नागरिक नहीं है,
हालांकि जिनको ये बोला गया देश के नागरिक नहीं है, उनकी नागरिकता सीधे सीधे नहीं जाएगी, वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स में जाके अपील कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड है ना, ये कट ऑफ डेट को रखेगा 1 दिसंबर 1963, और 1 दिसंबर 1963 कट ऑफ डेट है। इसके बाद कोई अगर पर्टिकुलर पर्सन नागालैंड में पूरी तरीके से सेटल हो गया, मतलब इससे पहले 1 दिसंबर 1963 तक या उससे पहले अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या उसके फादर मदर या उनके फादर मदर के फादर मदर, मतलब उसकी एंसेस्ट्री लाइन में कोई भी अगर नागालैंड में परमानेंटली सेटल हो गया है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को नागालैंड का नेटिव समझा जाएगा। अब इस चीज को अपोज किया जा रहा है। 1963 यहाँ पे कट ऑफ डेट क्यों रखी गई? क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड स्टेट बना था। लेकिन कुछ अपोजिशन के ऑर्गेनाइजेशन है नागालैंड में जो कि कह रहे हैं कि इस कट ऑफ डेट को आप 28 अप्रैल 1977 करिए। चूंकि राज्य की सरकार ने, नागालैंड की राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 1977 को ही ये क्राइटेरिया लेट डाउन किया था कि भाई किसको इंडिजीनियस इनहेबिटेंट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा नागालैंड के अंदर। नागालैंड के अंदर अगर आप एक इंडिजीनियस हैबिटेट, मतलब कह सकते हो कि इंडिजीनियस इनहेबिटेंट हो, मतलब आप वहां पे नागालैंड में रह रहे हो, आप वहां के इंडिजीनियस रहने वाले नागरिक हो नागालैंड के अंदर, तो इसके सर्टिफिकेट्स बांटे जाने शुरू किए थे 28 अप्रैल 1977 को। तो भले ही स्टेट बन गया था नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, बट ये सर्टिफिकेट जो कि प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूफ है एक नागरिक की सिटीजनशिप का, ये बांटे गए 28 अप्रैल 1977 के बाद। तो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप RIIN बना रहे हो और उसकी कट ऑफ डेट रख रहे हो, तो कट ऑफ डेट 1963 मत रखो, 28 अप्रैल 1977 रखो। मतलब 1 दिसंबर 1963 से लेकर 28 अप्रैल 1977 के बीच में भी अगर कोई नागालैंड में आके सेटल हुआ है तो उसको भी इंडिजीनियस नेटिव बोला जाए नागालैंड का। हालांकि अभी के लिए कट ऑफ डेट 1 दिसंबर 1963 ही है। अब जब ये RIIN बनाने की बात की गई तो नागालैंड के अंदर एक बहुत बड़ा तबका डर गया है, ठीक है ना। उनको लगता है कि हमको भाई हमारे स्टेट से निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि नागालैंड में सेटल्ड हैं, उसने अपनी जमीनें खरीद ली हैं, अपने घर खरीद लिए हैं, वहां पे रह रहे हैं। अब ये RIIN उनके ऊपर एक तलवार की तरह लटक रहा है कि कल की डेट में RIIN की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया तो उनको स्टेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नीफ्यू रियो, इन्होंने यहाँ पे एश्योरेंस दी है नागालैंड के नागरिकों को कि आप चिंता मत करिए, हम आपको ऐसे नहीं निकालेंगे, किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। यहाँ पे बहुत साइंटिफिक तरीके से, जेन्युइन तरीके से नागालैंड के इंडिजीनियस सिटीजन्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और ये जो आइडेंटिफिकेशन का तरीका है ये 4 टायर मैकेनिज्म होगा, 4 लेवल पे ये आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। तो कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि कट ऑफ डेट 1963 से पहले या फिर उसकी इंसेस्ट्री नागालैंड की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर किसी भी विलेज में रह रहे थे, अगर वो ये प्रूव कर देते हैं तो फिर वो नागालैंड के नेटिव इनहेबिटेंट कहलाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नागालैंड में सिर्फ नागा ट्राइब के लोग हैं, वहां पे बहुत सारी नॉन नागा ट्राइब्स के भी लोग हैं, जैसे कचारी हो गया, गारो हो गया, खुकी हो गया। तो ये लोग जो कि बहुत लंबे समय से रह रहे हैं नागालैंड में, इनको भी नागालैंड की स्टेटहुड प्रोवाइड की जाएगी, इनको भी इंडिजीनियस इनहेबिटेंट माना जाएगा नागालैंड का। तो ऐसा नहीं है कि इनको हटा दिया जाएगा। और ओवरऑल ये लोग प्रूव कैसे करेंगे कि भाई ये नागालैंड की इंडिजीनियस इनहेबिटेंट है? तो नागालैंड में विलेज काउंसिल्स काम करती हैं। तो जिस भी विलेज में आप रहते हो नागालैंड के अंदर, वहां की एक विलेज काउंसिल होगी। वो विलेज काउंसिल लोगों को सर्टिफिकेट बांटती है कि भाई आप यहाँ के इंडिजीनियस इनहेबिटेंट हो। इस विलेज काउंसिल के सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही RIIN में नाम आएगा। हालांकि राज्य की सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी विलेज काउंसिल ने करप्शन करके फर्जी सर्टिफिकेट या फेक सर्टिफिकेट बांटे और पता चल गया तो फिर कस्टमरी लॉ के हिसाब से उसको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। फिर नागालैंड में जो गुरखास है जो कि 1940 से पहले ही इंडिया में आके सेटल हो गए थे इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, उनको भी यहाँ पे परमानेंट सिटीजन माना जाएगा नागालैंड का, उनको नागालैंड से इविक्ट नहीं किया जाएगा। फिर वो भारतीय नागरिक जो कि नागालैंड में सेटल हो गए थे, ठीक है ना, उनके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ओके, तो ऐसे लोगों को भी नहीं निकाला जाएगा। शर्त क्या है कि वो 1963 से पहले से सेटल हुए हो यहाँ पे, ठीक है। और वो भारतीय नागरिक जो कि 1963 से पहले ही सेटल हो गए थे, उनकी इंसेस्ट्री पहले से सेटल हो गई थी, वो भले ही नागा ग्रुप के ना हो, आपके नॉर्थ ईस्ट के ना हो, मेनलैंड के हो, बस वो प्रूव कर सके कि हाँ भाई वो 1963 से पहले यहाँ पे सेटल्ड है। और ऐसे लोगों को फिर नागालैंड में आने के लिए इनर लाइन परमिट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नागालैंड इज वन ऑफ द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहां पे एक इनर लाइन परमिट मिलता है। इस इनर लाइन परमिट का कंसेप्ट कहां से निकला है? तो ये निकला है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन से।
आप मुझे बताइए बाकी कौन कौन से स्टेट्स हैं नागालैंड के अलावा जहां पे आपको ट्रेवल करने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। फिर नागालैंड में एक और बड़ी परेशानी है। जो सीएम है नीफ्यू रियो, इन्होंने बोला है कि 2018 में हम अर्बन लोकल बॉडी के पोल्स में वुमेन के लिए 33% का रिजर्वेशन लेके आ रहे थे, लेकिन नागा की सोसाइटी चूंकि थोड़ी कस्टमरी सोसाइटी है, वहां पे उनके जो डोमेस्टिक लॉज है उनको बहुत माना जाता है और वहां पे वुमेन्स को ज्यादा राइट्स नहीं है। तो जब ये 33% रिजर्वेशन वुमेन को दिया जाने लगा अर्बन लोकल बॉडीज में, तो नागा ग्रुप ने अपोज किया और इस नियम कानून को पारित नहीं होने दिया। तो अभी के लिए जो नागा में अर्बन लोकल बॉडीज में इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे सब मैन इलेक्ट होते हैं, वुमेन नहीं इलेक्ट होती 33%। तो यहाँ पे ये चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि इस प्रकार के दकियानूसी ख्यालात की वजह से हमारे पास फाइनेंस कमीशन का ग्रांट नहीं आ पाया। फाइनेंस कमीशन हर 5 सालों पे अलग अलग स्टेट्स के लिए ग्रांट डिसाइड करता है। क्या ग्रांट? कि भाई अगर इन्होंने ये रिफॉर्म्स कर दिए तो इनको इतना पैसा दो। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म ये है कि 33% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में किसको मिलना चाहिए? वुमेन को मिलना चाहिए। और ये बात तो भाई सीधे सीधे हमारे 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट में भी लिखी हुई है। तो नागा बोलते हैं कि भाई हमारे कस्टमरी लॉ के अंदर ये अलाउड नहीं है। और नागा इसको किस बात से प्रूव करते हैं? आर्टिकल 371A। आर्टिकल 371A में नागालैंड के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस देखे गए हैं। तो इन प्रोविजंस के आधार पे जो नागा ग्रुप से वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे वुमेन को 33% रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जो सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल है नागालैंड के, उनका ये बोलना है कि देखिए म्यूनिसिपैलिटी ये आपका कस्टमरी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट के नियम कानून और संविधान के आर्टिकल्स के हिसाब से चीजें होंगी। तो अगर संविधान में लिखा है कि म्यूनिसिपैलिटी के अंदर 33% रिजर्वेशन वुमेन को मिलेगा तो देना पड़ेगा, आपका आर्टिकल 371A वायलेट नहीं हो रहा है। समझ गए? और इनफैक्ट 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट दोनों में ही किसी भी स्टेट के लिए इस बात का एग्जेम्पशन नहीं है कि भाई आप 33% वुमेन को रिजर्वेशन नहीं दोगे। वुमेन रिजर्वेशन सारे स्टेट्स में देना है आपको 73rd और 74th अमेंडमेंट के हिसाब से, बट ये चीज नागालैंड में नहीं हो पा रही है। ओके, तो ओवरऑल नागालैंड में ये बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। एक तो आप रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड वाला इशू, दूसरा 33% अर्बन लोकल बॉडीज में वुमेन को रिजर्वेशन देने का इशू। ठीक है भाई, जनरल स्टडीज पेपर 1 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है रिकॉर्ड शुगर एक्सपोर्ट्स हेल्प रिड्यूस केन पेमेंट एरियर्स। देखिए इस साल का एक्सपोर्ट टारगेट शुगर एक्सपोर्ट का बनाया गया 60 लाख करोड़ का, लेकिन अभी तक जो ऑर्डर साइन किए गए हैं एक्सपोर्ट के लिए, देखिए एक्सपोर्ट के लिए या तो परचेज ऑर्डर आता है या फिर परफॉर्मा इनवॉइस आता है। तो इसके बेसिस पे ये परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है कि हमारे स्पेसिफिकेशंस को हम बना के एक्सपोर्टर को भेजते हैं और फिर एक्सपोर्टर हमको एक परचेज ऑर्डर भेजता है कि हाँ भाई मैं इतना सामान तुमसे खरीदूंगा, तुम इतना सामान मुझको एक्सपोर्ट कर दो। तो 70 लाख मेट्रिक टन के खरीदने के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं शुगर के, वो आ चुके हैं। शुगर मिल्स क्या बोल रही हैं कि वो 60 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट का जो टारगेट है इस साल का वो आराम से पूरा कर लेंगे। गॉट इट? और इसलिए इस साल जो एरियर्स होंगे जो कि केन शुगर फार्मर्स को देने होते हैं वो 9,000 करोड़ से कम होंगे। क्या होता है समझिए, जो फार्मर होते हैं शुगर केन फार्मर, वो शुगर केन उगाते हैं, उसको जाके शुगर मिल को बेचते हैं, शुगर मिल इन शुगर केन का इस्तेमाल करके उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है और शुगर मिल शुगर को मार्केट में बेचती है। अब शुगर मिल्स क्या होती है कि फार्मर्स को, केन शुगर फार्मर्स को तुरंत पैसा नहीं देती है। शुगर मिल्स ये बोलती है कि थोड़ा रुको, हम इसको मार्केट में भेजने पे तुमको पैसा देंगे। अब आपको पता है कि इंडिया शुगर पैदा ज्यादा करता है और इंडिया की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट शुगर की कम है, तो ज्यादा पैदा करने के चलते हमारे पास बहुत सारा एक्स्ट्रा शुगर बच जाता है, जिसके चलते डोमेस्टिक मार्केट में शुगर के दाम भी घट जाते हैं और एक्सपोर्ट उतना होता नहीं है। हालांकि पैंडेमिक के समय पे ये देखा गया कि एक्सपोर्ट डिमांड शुगर की इंडिया से बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इंटरनेशनल ग्लट आ गया था शुगर की सप्लाई में। तो अच्छी खबर क्या है कि 60 लाख मेट्रिक टन का जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो इस साल में हम पूरा कर लेंगे। वैसे देखा जाए तो हमने शुगर के इंक्रीज को 10 गुना बढ़ाया है। अगर आप देखें तो 2017-18 में हमने शुगर एक्सपोर्ट की थी 6.2 लाख मेट्रिक टन। ओके, और अब हम कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं? 60 लाख टन से ज्यादा। इनफैक्ट हो सकता है कि 70 लाख टन मेट्रिक टन हम लोग यहाँ पे, 70 लाख टन हम लोग, ये 70 लाख मेट्रिक टन हम लोग यहाँ पे शुगर एक्सपोर्ट करें, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। और इसकी ये भी वजह है कि इंडियन शुगर की जो डिमांड है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई है, क्योंकि इस समय पे इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन शुगर कंपैरेटिवली सस्ते दामों में बिक रही है। अगर आप शुगर प्राइसिंग पॉलिसी की बात करिए तो आपको समझना पड़ेगा कि एक
FRP रिजीम होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस रिजीम, ये होता है शुगर केन के लिए। और व्हाइट और रिफाइंड शुगर के लिए देखिए, शुगर केन जो गन्ना होता है ना, उस गन्ने से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, बेगैसेस, मोलासे, एथेनॉल, शुगर, बहुत अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। शुगर इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। तो शुगर के लिए MSP लाया जाता है, तो 29 रुपए प्रति केजी, उसके बाद सरकार ने बढ़ा के 31 रुपए प्रति केजी, ये शुगर का MSP है। लेकिन जब बात आती है आपकी गन्ने की, तो गन्ने में दिया जाता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस क्या है? ये वो मिनिमम प्राइस है जिसपे शुगर केन खरीदा जाएगा फार्मर्स से, किसके द्वारा? शुगर मिल्स के द्वारा। और इसी मिनिमम प्राइस को वापस करना पड़ता है, इसको केन शुगर एरियर्स भी कहा जाता है। तो क्या होता है कि FRP यानी जिस रेट पे शुगर केन कल्टीवेटर्स ने फार्मर से गन्ना खरीदा, उस रेट पे उनको पेमेंट करनी है। गन्ना खरीदने के बाद उन्होंने चीनी बनाई, बाकी प्रोडक्ट्स बनाए, उसको बेचा, और उससे जो पैसा आया उस पैसे से इन गन्ना मेकर शुगर मिल वालों ने केन शुगर फार्मर्स को पैसा दिया। तो ये जो पैसा दिया जाता है वो FRP के हिसाब से दिया जाता है। कुछ स्टेट्स में पैसा FRP से थोड़ा ज्यादा दिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? स्टेट एडवाइस प्राइसेस। स्टेट एडवाइस प्राइसेस अनाउंस किए जाते हैं कि शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के द्वारा, जो कि FRP से थोड़ा ज्यादा होते हैं, फेयर और रिम्यूनरेटिव प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। सरकार ने एक शुगर प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2018 भी इशू किया है। समय समय पे इस प्रकार के ऑर्डर सरकार इशू कर सकती है। कौन से एक्ट के अंदर इशू करती है? तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के क्लॉज C ऑफ सब सेक्शन 2 सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क्लॉज C ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंदर निकाला है सरकार ने शुगर प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2018, और उसके हिसाब से शुगर की प्राइसिंग को मार्केट में ओवरऑल सरकार ऊपर नीचे कर सकती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। शुगर के MSP को भी 7/6/2018 से इंट्रोड्यूस कर दिया गया। पहले 29 रुपए प्रति केजी था, फिर 31 रुपए प्रति केजी किया गया। और शुगर की FRP भी डिसाइड की जाती है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जिसके बेसिस पे शुगर मिल्स पैसा देती हैं किसको? गन्ने के किसानों को। जनरल स्टडीज पेपर 3, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इस आर्टिकल का मेन टारगेट क्या था कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है, जो टारगेट था एक्सपोर्ट का शुगर का, वो था 60 लाख करोड़ का, 60 लाख मेट्रिक टन का। ठीक है, और ओवरऑल हम लोगों ने ऑर्डर कितने के प्लेस करवा लिए हैं? 70 लाख मेट्रिक टन। तो ये एक्सपेक्टेड है कि इस साल 70 लाख मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट इंडिया से होगा केन शुगर का। नेक्स्ट बात करते हैं संस्कृत वीक फ्रॉम 19 अगस्त टू 25। तो भैया 19 अगस्त से 25 अगस्त इंडिया में मनाया जाएगा संस्कृत वीक। तो भैया प्रमोट और पॉपुलराइज करने के लिए एंशिएंट लैंग्वेज को संस्कृत वीक मनाया जा रहा है, और इसीलिए आप देखोगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी सबको ये बोल रहे हैं कि आप लर्न करिए और प्रमोट करिए संस्कृत लैंग्वेज को। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब ने एक प्लेज ली है कि एक नया एंथुसियाज्म लेके आएंगे इंडिया के कल्चर ट्रेडिशंस की तरफ, इंडिया की भाषाओं की तरफ, ताकि लोग संस्कृत आराम से सीख सकें। तो ये सब बातें आप बताइए, बस इतना याद रखना, संस्कृत वीक 19 अगस्त से बीच के 25 अगस्त के बीच में होता है, ताकि संस्कृत में जो लोगों का इंटरेस्ट है और इंथुजियाज्म है, इसको बढ़ाया जा सके। अगर संस्कृत भाषा की कुछ क्वालिटीज के बारे में जाने तो क्लासिकल लैंग्वेजेस साउथ इंडिया की, इंडिया में भी इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। आप बताइए हमारे देश में सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज नोटिफाई करने वाली भाषा कौन सी है? सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज हमारे देश में किस भाषा को नोटिफाई किया गया था, और कौन से साल में किया गया था, और कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस है इंडिया में? सब नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, और हो सके प्रेफरेबली तो बिना सर्च मारे बताओ। फिर आप देखोगे कि जो संस्कृत लैंग्वेज है, इसका उदय हुआ साउथ एशिया में। मतलब उदय इसका आपका यूरोप वगैरह में हुआ था, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, और यूरोप से ये साउथ एशिया में एंट्री मारी, इसलिए इसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला जाता है। हिंदुइज्म के सैक्रेड टेक्स्ट संस्कृत में लिखे हुए हैं, कुछ बुद्धिज्म और जैनिज्म के भी सैक्रेड टेक्स्ट आपके संस्कृत में है। एंशिएंट और मिडल साउथ इंडिया के बीच की लिंक लैंग्वेज है, हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर के बीच की लिंक लैंग्वेज है, ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के बीच की लिंक लैंग्वेज है। तो इस संस्कृत लैंग्वेज का इंपैक्ट साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया सब की वोकैबुलरी पे पड़ा है। अब इसको प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है? देखिए, जो हमारे एंशिएंट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, एस्ट्रोनॉमी के, फिलोसॉफी के, मेडिकल साइंस के, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, शुल्ब सूत्र हो गया, ये सब हमारे लिए, मैनकाइंड के लिए बड़े इंपॉर्टेंस के हैं। अभी भी ऐसी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनको लिस्ट नहीं किया गया है, तो अगर आप उनको लिस्ट करोगे तो लोगों का संस्कृत के अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी सरकार की। अगर आर्टिकल 351 की बात करो तो ये क्या बोलता है? इट असाइंस ड्यूटी टू द यूनियन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड एनरिच इट बाय यूजिंग फॉर्म स्टाइल्स एक्सप्रेशन इन हिंदुस्तानी लैंग्वेज एंड अदर क्लासिकल लैंग्वेज मेंशन इन 8 शेड्यूल प्राइमरी फ्रॉम संस्कृत। तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज, हिंदुस्तानी लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी की जितने भी दूसरे फॉर्म्स हैं, उन सबको प्रमोट करने की बात की जा रही है, उसमें संस्कृत भी आ जाता है।
फिर आर्टिकल 29 क्या बोलता है, कंजर्विंग अवर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। इसमें भी भाई आपका संस्कृत का प्रोटेक्शन आ जाता है। और इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 13 मेंबर की एक्सपोर्ट कमेटी बनाई थी, जिसका नाम था एन गोपाल स्वामी कमेटी। ये एन गोपाल स्वामी कमेटी संस्कृत के ऊपर बनाई गई थी ताकि लोगों का इंटरेस्ट फिर से रिवाइव किया जा सके संस्कृत एंशिएंट लैंग्वेजेस में। और ओवरऑल अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, इसमें भी कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज पॉलिसी में संस्कृत को भी स्कूलों में पढ़ाने की बात की गई और 3 लैंग्वेज फार्मूला के तहत भी संस्कृत पढ़ाई जाती है स्कूलों में। जनरल स्टडीज पेपर 1 इंडियन हेरिटेज और कल्चर में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर बात करते हैं ब्रिक्स साइंस डील्स ऑन कोऑपरेशन इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर कोऑपरेशन इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है ना भाई। इसरो ने भी यहाँ पे, मतलब देखिए इंडिया की तरफ से तो इसरो इसको ऑफिशियली साइन करेगा। ठीक है, तो ब्रिक्स ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा को शेयर करने की बात की। देखिए सबके अपने अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट स्पेस में घूम रहे हैं, तो इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के डाटा बेस को वर्चुअली एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जोड़ के मल्टीलेटरल कॉपरेशन को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। और इस रिमोट सेंसिंग से हम क्लाइमेट चेंज से भी टैकल कर सकते हैं, जो बड़े बड़े डिजास्टर्स हैं उनसे भी टैकल कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वेदर पैटर्न्स को एसेस कर सकते हैं। अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यही सब है कि भाई ब्रिक्स ने एक मेजर लैंडमार्क मीट किया है। एग्रीमेंट ऑन ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बाय हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसी यहाँ पे साइन किया गया है। इट विल प्रमोट कोऑपरेशन एंड यूज स्पेस डाटा एंड एप्लीकेशंस फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन एसडीजी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए, वेदर पैटर्न्स के लिए, ठीक है, लैंड असेसमेंट के लिए ये रिमोट सेंसिंग का जो डाटा है, कंबाइंड डाटा है, वो काम करेगा। अब आप बोलोगे रिमोट सेंसिंग होता क्या है? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग and monitoring the physical characteristics of an area by measuring its reflected and emitted radiation at a distance। तो भाई हमारे जो कैमराज हैं वो रेज छोड़ते हैं, वो रेज लैंड से जिस प्रकार से रिफ्लेक्ट होकर आती है हम इससे पता कर लेते हैं कि लैंड पे एक्चुअली में है क्या। ओवरऑल वेदर पैटर्न्स को भी एयरप्लेन पे लगे हुए कैमरा से और सैटेलाइट पे लगे हुए कैमरा से एसेस किया जा सकता है। जितना हम अर्थ सरफेस को अर्थ पे खड़े होकर नहीं जान सकते, उतना आसमान से देखे जान सकते हैं। फिर ओशंस में जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं उनको भी कैमरास पकड़ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जैसे सोनार शिप्स होते हैं ना, सोनार शिप्स आपका ओशन फ्लोर की इमेज बना देते हैं सोनार वेव्स के दम पे, आपको ओशन फ्लोर पे जाने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से ये जो सैटेलाइट्स है वो हवा में आपको अर्थ सरफेस के बारे में काफी जानकारी दे देंगे, आपको जमीन पे खड़े होकर इतनी जानकारी नहीं मिलेगी। इनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है? तो जब कोई बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर लगी है तो वो फॉरेस्ट फायर कितने इलाके में फैली है, कहाँ पे ज्यादा भीषण है, कहाँ पे कम भीषण है, कैसे उसको रोका जाए, किस प्रकार से फॉरेस्ट फायर का मैनेजमेंट किया जाए, ये पता किया जा सकता है। क्लाउड्स को ट्रैक करना ताकि वेदर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकें, इरप्टिंग वॉल्केनोज को वॉच करना, डस्ट स्टॉर्म्स को मैनेज करना। मतलब मैनेज क्या करना, डस्ट स्टॉर्म आ गया तो वहां पे लोगों को एडवांस्ड वार्निंग दी जा सकती है कि भाई बच जाओ, छुप जाओ, अपने घर में घुस जाओ। तो कुल मिला के आप देखोगे कि सिटी बढ़ रही है, लैंड का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। अभी इस लैंड पैटर्न के बदलने को अरेस्ट करने के लिए भी और ओवरऑल पूरी की चीजों को एक मैक्रो लेवल पे समझने के लिए भी, ओशन फ्लोर का जो ड्रग्ड टोपोग्राफी है इसकी डिस्कवरी और मैपिंग के लिए भी, ओशंस के अंदर कितनी डीप कैनियंस हैं, कितनी माउंटेन रेंजेस हैं, कितनी मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग है, इसके लिए भी रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जा सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 रीजनल ग्रुपिंग्स इन्वॉल्विंग इंडिया में न्यूज काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, उभरते सितारे फंड। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है 250 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन के अंदर। अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रीन शू ऑप्शन क्या है, एक वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ग्रीन शू ऑप्शन क्या है। मैंने ग्रीन शू ऑप्शन पे एक अलग से वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, जो अंडर राइटर होता है, वो शेयर्स में कुछ ओवरऑल ज्यादा या कम सेलिंग कर सकता है इस ग्रीन शू ऑप्शन के थ्रू। तो वो ग्रीन शू ऑप्शन पे अलग वाली वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लो। अभी के लिए जो उभरते सितारे फंड बनाया गया 250 करोड़ का, इसको कौन फंड कर रहा है? तो इसको फंड कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इक्विटी फंडिंग भी है यहाँ पे और इक्विटी लाइक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। कुल मिला के आप देखोगे कि भाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, स्मॉल और मिड साइज कंपनी, जो छोटी या मीडियम साइज की एक्सपोर्ट कंपनीज होती हैं, वो एक्सपोर्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा पाए, इसके लिए इनको पैसे की मदद देने के लिए एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड खोला गया है। और इस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इक्विटी टर्म्स में मदद दी जाएगी। मतलब हो सकता है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड उस पर्टिकुलर कंपनी के कुछ स्टेक खरीद ले और उसके बदले में उसको कुछ पैसा दे दे। होता है ना कि एक कैपिटल इन्वेस्टर आके आपके पैसे में इन्वेस्ट करता है, तो कुछ इस प्रकार से भी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। उधार पे भी पैसा दिया जा सकता है इन स्मॉल और मिड साइज कंपनीज को।
और ये उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करेगा, उभरते सितारे प्रोग्राम, जिनके पास पोटेंशियल है आगे आने वाले समय में डोमेस्टिक एरिया में फ्यूचर चैंपियन बनने का। ओवर 100 पोटेंशियल प्रपोजल्स की एक पाइपलाइन बनाई गई है, जिसमें फार्मा कंपनी, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, एग्रीकल्चर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ है। तो इंडियन एंटरप्राइजेस को आइडेंटिफाई करना और टेक्नोलॉजी की मदद से उनके प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करना, उनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाना, ये सब काम है यहाँ पे इस पर्टिकुलर उभरते सितारे फंड का। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हो। जनरल स्टडीज पेपर 3 और जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको काफी कुछ यहाँ पे जानने को मिल गया हो। अपने व्यू पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट्स में व्यू पॉइंट्स बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, थोड़ा उल्टा बोल गया, और जितना हो सके ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकें। harshitdidi.com पे जाके आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं और इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ध्यान से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।